कल हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था, उसके आगे हमें करना है क्वेश्चन नंबर 11। ट्राई किया था, क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई किया था, कोई डाउट है? हाँ भाई, कोई डाउट है? हुआ नहीं? किया तो था पर हुआ नहीं, ऐसा? अच्छा चलो अभी देखते हैं। इसकी इतनी हिम्मत कि ये सत्यम से नहीं हुआ। चलो बेटा देखते हैं। मेगाबाइट इनकॉर्पोरेशन फ्रांस। Megabyte Incorporation, France, and Art Limited of India are associate enterprises. Art Limited imports 3000 compressor for air conditioner from Megabyte. Megabyte से परचेज किया है 3000 compressor at the rate 7500 per unit. Okay, and these are sold to the pleasure cooling solution at a price of rupees 11,000. मतलब ये रीसेल हुआ है एट 11,000 रुपीज। ठीक है, किसको हुआ उससे मैटर नहीं करेगा, ये अनरिलेटेड पार्टी है, बस इतना है। ठीक है, आगे लिखा है आर लिमिटेड हैड आल्सो इंपोर्टेड सिमिलर प्रोडक्ट फ्रॉम कोल्ड इनकॉर्पोरेशन पोलैंड। तो एक और आ रहा है कोल्ड इनकॉर्पोरेशन पोलैंड, इससे भी परचेज किया है। ठीक है, इसके बारे में सिर्फ इतना दे रखा है एंड सोल्ड आउटसाइड टू द जीपी, और इसको भी रीसेल कर दिया है। इससे जो खरीदा उसको भी रीसेल कर दिया है, और इससे जो ये बेचता है उस पर 20% जीपी कमाता है, ऐसा कहना है आर लिमिटेड का। समझ रहे हैं? आर लिमिटेड दो लोगों से माल खरीद रहा है, एक मेगाबाइट से खरीद रहा है और एक कोल्ड इनकॉर्पोरेशन से खरीद रहा है। दोनों से खरीदा हुआ माल वो मार्केट में सोल्ड कर देता है। मेगाबाइट से जो खरीदा है वो 11,000 में सोल्ड किया है, और कोल्ड से जो खरीदा उसका सोल्ड प्राइस हमें नहीं दे रखा, बस इतना दे रखा है कि 20% जीपी पे बेचता है। इसका मतलब वो 20% प्रॉफिट चार्ज करता ही है। बताओ ये परचेज एट हायर लग रहा है या सेल एट लोअर लग रहा है? क्या ट्रांजेक्शन है? परचेज ट्रांजेक्शन है या सेल है? बोलो, परचेज है या सेल है? सेल एट लोअर, परचेज एट हायर। अरे भाई, किसके एस्पेक्ट में देखना है? इतने क्वेश्चन कर लिए अपन ने, अभी भी डाउट है क्या? किसके एस्पेक्ट में देखना है? इंडियन कंसर्न के एस्पेक्ट में देखना है। इंडियन कंसर्न ने हाँ, इंडियन कंसर्न ने अपने एसोसिएट से क्या किया है वो देखना होता है। इतने 11 क्वेश्चन में अपन हैं, 10 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, उसके बाद भी अगर ये डाउट रहेगा कि हम ट्रांजेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं, तो बेटा कैसे चलेगा बताओ? सत्यम, गौरांग और किसने दिया था सेल का आंसर? हमें क्या देखना है, दोबारा सुन लो। इंडियन कंसर्न ने क्या ट्रांजेक्शन किया, पहला पॉइंट, और वो भी एसोसिएट के साथ। तो इंडियन कंसर्न है आर लिमिटेड, और इसने एसोसिएट के साथ क्या किया है? परचेज किया है। आगे ये बेच रहा है, ठीक है, वो एक अलग मैटर है।
इंडियन कंसर्न जो कि आर लिमिटेड है, इसने एसोसिएट के साथ क्या किया है, परचेज किया है, तो इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन बनेगा परचेज का। अब वो हायर पे है या नहीं है ये तो एएलपी निकालने के बाद पता चलेगा। अगर हायर पे हुआ तो एडजस्टमेंट करेंगे और हायर पे नहीं हुआ तो एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब मेथड कौन सा लगेगा, चलो ये बताओ। ट्रांजेक्शन तो परचेज का है, मेथड कौन सा लगेगा, कंपेरेबल लगेगा, रीसेल लगेगा, कॉस्ट प्लस लगेगा, कौन सा लगेगा? रीसेल लगेगा, ठीक है। तो चलिए रीसेल प्राइस से ही स्टार्ट करते हैं। रीसेल प्राइस, आर लिमिटेड ने जो प्रोडक्ट मेगाबाइट से खरीदा था वो मार्केट में कितने में बेच रहा है? 11,000 में। ठीक है, हमें निकालने की इसकी परचेज प्राइस क्या होनी चाहिए थी। क्या मैं इसमें से आर लिमिटेड का मार्जिन कम कर दूं? अगर हमें उसकी परचेज प्राइस निकालनी है, रिवर्स कैलकुलेशन करनी है, तो क्या मैं उसका मार्जिन कम कर दूं? यस। कितना मार्जिन है वो हमें बता रखा है कि वो 20% जीपी चार्ज करता है, तो इसका मतलब 11,000 का 20%। सही है, ये वाला समझ में आ गया हमने मार्जिन क्यों कम किया है। क्योंकि रीसेल प्राइस मेथड के अंदर हम रीसेल में से मार्जिन प्लस उसके जो भी खर्चे होते हैं वो कम करते हैं, प्लस जो डिफरेंशियल होते हैं वो एडजस्ट करते हैं। ये 3 एडजस्टमेंट हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कोई खर्चा। क्या कोई खर्चा दे रखा है कि आर लिमिटेड ने कोई खर्चा किया, ऐसा दे रखा है? मेगाबाइट 1500, नहीं, किसी खर्चे की कोई जानकारी नहीं है। फंक्शनल डिफरेंस जरूर दे रखे हैं, खर्चे की कोई जानकारी नहीं है। फंक्शनल डिफरेंस की बात करते हैं क्या। अब ध्यान से समझना, मे भी आपको यहाँ कंफ्यूजन हुआ होगा जब आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। कैसे, यहाँ तक कर लिया ना अपन ने 20% तक। ओके, मेगाबाइट यहाँ से चल रहा हूं मैं। मेगाबाइट इंकॉर्पोरेशन ऑफर ए क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 1500 पर यूनिट। ये 1500 रुपए का क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं बेटा। ठीक है, और जबकि कोल्ड इंकॉर्पोरेशन 500 रुपए, ये 500 रुपए का ऑफर कर रही है। ये कितने का ऑफर कर रही है? 500 रुपए का ऑफर कर रही है। तो अगर हमें एसोसिएट वाले टर्म्स एंड कंडीशन पे जाना है तो हम ये मान के चलते हैं कि अनजान से भी हमें 1500 मिलता तो क्या होता। ऐसे ही कर रहे हैं, बोलो ऐसे ही सोचें। इसमें मेन एस्पेक्ट सोचने का है, आप सोचते कैसे हो। मेन एस्पेक्ट किसका है, सोचने का है कि हमारा एसोसिएट हमें 1500 का क्वांटिटी डिस्काउंट दे रहा है, जबकि दूसरा आदमी हमें 500 का डिस्काउंट दे रहा है। अगर वो भी 1500 देता तो क्या हमारी परचेज प्राइस और कम होती? यस। कितने से? 1500 वो दे रहा है, 500 तो वैसे ही मिल रहा है हमको। 1000 रुपए और कम हो जाती है हमारी परचेज प्राइस अगर अननोन पर्सन हमें सेम क्वांटिटी डिस्काउंट देता तो। ठीक है, चलिए आगे लिखा है द फ्रेट एंड कस्टम ड्यूटी पेड फॉर द इंपोर्ट फ्रॉम कोल्ड लिमिटेड। इससे जो हम मंगा रहे हैं उसमें जो इंश्योरेंस एंड फ्रेट लग रहा है वो 1200 लग रहा है, और जबकि ठीक है, और आर लिमिटेड पे 200 ओनली इज ए फ्रेट चार्जेस। ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, उससे मंगाने में 1200 रुपए का खर्चा आया, और जबकि इसने कितना दिया, 200 रुपए का पेमेंट किया है। सही है,
कस्टम इन्वॉल्व नहीं है, लिखा तो है, लिखा ना, द फ्रेट एंड कस्टम ड्यूटी पेड फॉर इंपोर्ट फ्रॉम कोल्ड इनकॉर्पोरेशन पोलैंड हैज इंकर्ड। हाँ ठीक है, वो ठीक है। 200 रुपए, देखो इसने 1200 रुपए का टोटल खर्चा किया, इसने 1200 का टोटल खर्चा किया, जिसमें से हम कितना दे रहे हैं, सिर्फ 200। ठीक है, क्या लिखा है आपने, कस्टम के खर्चे भी कोल लिमिटेड से हैं एंड फ्रेट भी, हाँ वो दोनों वो बियर कर रहा है, ऐसा लिखा हुआ है, कोल लिमिटेड बियर कर रहा है, ऐसा लिखा है। कस्टम के खर्चे जो 1000 रुपए के हैं वो बियर कर रहा है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कस्टम के खर्चे कोल्ड बियर कर रहा है, ऐसा बोल रहा है। 1200 रुपये टोटल खर्चा लगा है कस्टम एंड फ्रेट को मिला के, जिसमें से फ्रेट के 200 वो तो हमसे ले रहा है। 1000 रुपए जो कस्टम के हैं वो बियर कर रहा है, जबकि एसोसिएट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, एसोसिएट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, मतलब एसोसिएट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मतलब ये खर्चे बियर कर रहा है वो। और अगर वो बियर नहीं करता तो हमें और रिबेट दे देता वो, तो वो तो हमसे महंगा इसलिए चार्ज कर रहा है ना, ज्यादा रेट पे इसलिए ले रहा है, दे रहा है हमें, क्योंकि वो खर्चे कर रहा है। तो अगर वो हमसे खर्चे चार्ज नहीं करता तो वो तो हमें और सस्ता दे देता, समझ रहे हो। तो 1000 रुपए हम और कम कर देंगे, कैसे किए बेटा, 1200 वो टोटल खर्चे कर रहा है, 200 ही ले रहा है हमसे, 1000 रुपए हमारे छोड़ रहा है खर्चों के नाम पे, जबकि एसोसिएट ऐसा नहीं कर रहा है, एसोसिएट ऐसा नहीं कर रहा है। तो सेम मिलर पे अगर लेके जाएंगे तो वो तो हमें और सस्ता दे देगा, हम उसको कहेंगे ये खर्चा भी हम कर लेंगे भैया, तू तो रेट कम कर, तो 1000 रुपए और कम कर देगा। तो बताओ फाइनली उसे हमसे कितना चार्ज करना चाहिए था अगर हम उससे एसोसिएट वाले टर्म्स पे खरीदते तो, 6800 करना चाहिए था। तो क्या मैं इसको एएलपी बोल दूं, यस। अच्छा, ट्रांजेक्शन वैल्यू कितनी है, कितने में खरीदा गया है, 7500। तो क्या ये परचेज एट हायर हो गया, अब बोलेंगे हम क्या ये परचेज एट हायर हो गया, यस। कितने रुपए से, 800 500 700 रुपए, ठीक है। और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 3000। तो मल्टीप्लाई कर दो बेटा 3000 से, तो 21 लाख के पास जाएंगे। टोटल इंक्रीज इन रेवेन्यू, बोलिए बात समझ में आ गई। आई होप 3 मेथड हमने पढ़े हैं अभी तक डिटेल में, कंपैरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, उसके बाद में हमने दूसरा पढ़ा रीसेल प्राइस मेथड, और तीसरा हमने पढ़ा कॉस्ट प्लस मेथड। तीनों में कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है, एक बार फाइनल कमेंट कर दो तीनों के ऊपर, तो अकॉर्डिंगली मैं आगे चलता हूँ। डिफरेंस एक्सपेंसेस वाला दोबारा सुन लो बेटा। नॉन एसोसिएट ने 1200 रुपए का खर्चा किया है टोटल, जिसमें से उसने हमसे 200 रुपए चार्ज किए, ठीक है, जिसमें से उसने हमसे 200 रुपए चार्ज किए हैं, 1000 रुपए खुद दिए, तो खुद दिया है तो इसका मतलब उसकी परचेज प्राइस में इंक्लूडेड है वो, तो उसकी परचेज प्राइस में इंक्लूडेड है ना वो। तो उन खर्चों को छोड़ के परचेज प्राइस क्या होगी, इसलिए हमने उसको हटा दिया है। ओके, बेटा बोल दो एक बार, फाइनल कमेंट कर दो सबके सब, सोनाली, हर्ष, हरीश,
सत्यम, गुंजन, अंतिमा, चित्रंजन, सृष्टि, स्नेहा, साक्षी, सौरभ, कोमल, ये सबको जगाना पड़ता है ऐसे, है ना। क्वांटिटी, ये समझा नहीं है क्या लिखा है गौरांग, क्या लिखा है? क्वांटिटी डिस्ट्रिक्ट क्लियर। कंफ्यूजिंग चैप्टर है। कंफ्यूजिंग देखो लैंग्वेज का है कि आप लैंग्वेज कैसे पढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आप अलग अलग थॉट अगर माइंड में लाते हैं तो कंफ्यूजन लग सकता है। आप ऐसा मान के चलिए कि हमें उस ट्रांजेक्शन को, मुझे पता है कि ऐसा लगेगा कहीं बार कि ये तो लेस होना चाहिए था, ऐड क्यों हुआ, ये तो ऐड होना चाहिए था, लेस क्यों हुआ, ऐसा लगता है इसमें। क्यों? वो इसलिए लगता है क्योंकि कई बार तो परचेज ट्रांजेक्शन होते हैं, कई बार सेल ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है। कई बार खर्चा उसका ज्यादा होता है, कई बार हमारा ज्यादा होता है। तो इसमें जो दो तीन ट्रिक मैंने आपको बताई है, मैं दोबारा बोल देता हूँ, उनको आप अगर ध्यान रखोगे तो आई डोंट थिंक कभी आपको कोई कंफ्यूजन होगा, ठीक है। प्लस इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करें, फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ट्रिक नंबर 1, सबसे पहले आप ये देखें एसोसिएट की नजर में, इंडियन कंसर्न की नजर में कि ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज है या सेल है, ठीक है। और कौन सा ट्रांजेक्शन? सिर्फ वो जो उसने एसोसिएट के साथ किया है। इंडियन कंसर्न का फॉरेन एसोसिएट के साथ जो ट्रांजेक्शन है वो परचेज है या सेल, सबसे पहले ये पता लगाए, ठीक है। उसके बाद मेथड का पता लगाए अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप मेथड पता लगा लें कि परचेज कंपेरेबल मेथड लगेगा, कॉस्ट प्लस लगेगा, या प्रॉफिट स्प्लिट लगेगा, या फिर रीसेल लगेगा, जो भी लगेगा, ठीक है। आफ्टर दैट आप ये देखें कि जो ट्रांजेक्शन एसोसिएट के साथ जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे हुआ है, उस दूसरे ट्रांजेक्शन को हम उसी टर्म्स एंड कंडीशन पे लेके आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता फिर आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। और हाँ, जितना कंफ्यूजन आपको क्वेश्चन नंबर 1 में रहा होगा, आई डोंट थिंक उतना क्वेश्चन नंबर 11 में होगा। अभी था क्या ऐसा? जितना डाउट आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में था, क्या उतना ही डाउट आपको 10 11 में था? नहीं था, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है। तो इसके इतने क्वेश्चन तो मैंने आपको यहाँ सारे करवा दिए, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं छोड़ा है कि आपको करना है, ठीक है। 1 से 11 तक सारे क्वेश्चन मैंने खुद करवा दिए आपको। आप स्कैनर ले लें और स्कैनर से भी इसके क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें, और कोई डाउट आए तो पूछें। 10 से 15 क्वेश्चन अगर आप और कर लेंगे तो आई डोंट थिंक फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहेगा, ओके, ठीक है भाई। अब देखो प्रॉफिट स्प्लिट मेथड हमने बात करी थी एक दिन, कि अगर कोई कंपनी कोई ज्वाइंट प्रोडक्ट करती है जनरली, ठीक है, जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था, याद होगा आपको, कि टाटा इंडिया, कि टाटा यूएसए को एक प्रोजेक्ट मिला। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए इसने टाटा इंडिया को साथ में लिया, किसी जापानी कंपनी को साथ में लिया, ठीक है। मैं जो जो पूछता जाऊँ आप जवाब देते जाना, फिर ये मेथड हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। और मान लीजिए किसी और कंपनी को भी साथ में लिया, अच्छा, ये सब लोग जब काम कर रहे हैं तो क्या इन सब लोगों का कुछ कंट्रीब्यूशन होगा इस काम में? यस। टाटा लिमिटेड
जो यूएस है उसका भी होगा। अब ये कॉम्बिनेशन, ये जो कंट्रीब्यूशन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पूरा आदमी सा बन जाएगा। ये अलग अलग वे में हो सकता है। इट मे बी इन टर्म्स ऑफ मेन पावर, कि एक बंदे ने मेन पावर सप्लाई किया इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन है। किसी ने फाइनेंस सप्लाई किया इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है। किसी ने टेक्नोलॉजी सप्लाई की इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है, किसी ने कोई नो हाउ सप्लाई किया हो इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, मैं ऐसा लिख देता हूँ, प्रोजेक्ट की कॉस्ट है मान लीजिए 90,000 करोड़, ऐसे ही एग्जांपल लिया था हमने, और इसमें प्रॉफिट है बेटा 10,000 करोड़, मतलब टोटल 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। क्या जब ये प्रोजेक्ट चल रहा होगा तो इनमें से कुछ लोग फाइनेंस कंट्रीब्यूट करेंगे? यस, कंट्रीब्यूट करेंगे, करेंगे ना? हाँ, और जब, ठीक है, ये लोग फाइनेंस कंट्रीब्यूट करेंगे, और जब बंटवारा होगा, जब बंटवारा होगा इस प्रोजेक्ट की रेवेन्यू का, तो मुझे बताओ क्या हर बंदे को दो चीजें मिलनी चाहिए? एक तो उसकी कॉस्ट और दूसरा उसका प्रॉफिट शेयर। जब बंटवारा होगा तो दो चीजें मिलनी चाहिए। कॉस्ट तो वो मिलेगी जो उसने एक्चुअल में लगाई है, वो तो किसी रेशियो में नहीं मिलेगी ना। हो सकता है भाई किसी ने कम लगाई हो, किसी ने ज्यादा लगाई हो, तो कॉस्ट तो आपको रिटर्न में वो मिल जाएगी जितनी आपने लगाई, और प्रॉफिट एज पर रेशियो, जो भी कंट्रीब्यूशन है आपका उसके हिसाब से मिलेगा। बोलो, बात सही है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया वाला का 30% कॉन्ट्रीब्यूशन है, यूएस वाले का 20% कॉन्ट्रीब्यूशन है, जापान का 25% कॉन्ट्रीब्यूशन है, और यूके का 25% कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब इंडिया ने कुछ सर्विस प्रोवाइड करी, कुछ मेन पावर दिया या कुछ भी दिया XYZ, और उसके लिए इंडिया ने खर्चा कर दिया 20,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या इंडिया को 20,000 करोड़ रुपए तो मिलेंगे एज ए कॉस्ट जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, और 10,000 करोड़ जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से कितना मिलना चाहिए इंडिया को? 30%। तो इसका मतलब रेशियो में उसको मिलेगा 3,000 करोड़। तो इसका मतलब उसे टोटल कितना मिलना चाहिए? 23,000 करोड़। दिस इज कॉल्ड ALP इन दिस मेथड। मतलब आपकी कॉस्ट प्लस आपका जो प्रॉफिट है दोनों मिला के आपको क्या मिलना चाहिए था, वो आपकी ALP होगी यहाँ पे। और हमें मतलब किससे होगा? सिर्फ इंडियन कंसर्न से, क्योंकि बाकी की ALP से हमें क्या करना है? हाँ, बाकी वर्किंग आपको शो करनी पड़ सकती है, बट हमें जो मतलब होगा, हमें जो लेना देना होगा, दैट विल बी फॉर इंडियन कंसर्न, क्योंकि हमें उसके टैक्सेशन से मतलब है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये जो किया है हमने, ये वाला, इसको बोलते हैं बेटा प्रॉफिट स्प्लिट। इसको बोलते हैं प्रॉफिट स्प्लिट। अब यहाँ पे दो मेथड कवर होते हैं। आप कहेंगे सर हो तो गया, और क्या बाकी रह गया? नहीं, थोड़ा सा और बाकी है। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड लिखा है मैंने, PSM। इसमें भी दो मेथड हैं। तो एक है टोटल प्रॉफिट स्प्लिट बोलते हैं इसको, और दूसरा बोलते हैं रेजिडुअल प्रॉफिट स्प्लिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट स्प्लिट और रेजिडुअल प्रॉफिट स्प्लिट। आप कहेंगे सर क्या डिफरेंस है? अभी देखो बताते हैं आपको डिफरेंस क्या है। जब आप कोई प्रोजेक्ट लेके आते हैं, जरूरी है कि सब में सही, हाँ, कंट्रीब्यूशन में ही माल बटेगा। जो आप कमाओगे, जो पैसा कमाओगे, क्या वो सब में कंट्रीब्यूशन में ही बटेगा? ये जरूरी है।
टाटा यूएसए जो प्रोजेक्ट लेके आया है और सबने कंट्रीब्यूट किया है, क्या ये जरूरी है कि सब में ही टोटल प्रॉफिट बटेगा? नहीं। और क्या पॉसिबिलिटी है? और क्या पॉसिबिलिटी है? बोलो भाई, और क्या पॉसिबिलिटी है? पिक्चर्स। प्रॉफिट बांटने की बातें, वो हो चुका है, सब खर्चा वर्चा सब हो चुका है पहले ही। हम तो प्रॉफिट बांटने की बात कर रहे हैं बेटा। नहीं क्लिक हो रहा, चलिए मैं बताता हूँ। नहीं, रेशियो तो है ही, कंट्रीब्यूशन जो है वो तो रेशियो ही है। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि यूएस से टाटा बोले कि भैया देखो प्रोजेक्ट मैं लेके आया हूँ, तो जो भी पैसा मिलेगा पहले उसमें से 10% मैं अलग से लूंगा, फिर जो बचेगा वो सारा हम रेशियो में बांटेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी प्रायोरिटी है, मैं प्रोजेक्ट लेके आया हूँ तो इसलिए मुझे एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, तो पहले मैं इतना प्रॉफिट लूंगा, आफ्टर दैट बचेगा जो बांट लेंगे, ऐसा हो सकता है? ठीक है। जापान कह सकता है क्या ये कि मेरी टेक्नोलॉजी मैं आपको दे रहा हूं तो मुझे पहले 10% एक्स्ट्रा चाहिए, जो बचेगा वो हम बांटेंगे आपस में? तो मुझे सिर्फ कंट्रीब्यूशन से काम नहीं चलेगा, मुझे मेरी टेक्नोलॉजी के लिए 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए, तो पहले आप मुझे 10% दो, फिर जो बचेगा वो बांटेंगे। जैसे पार्टनरशिप में होता है ना कि पहले सैलरी ले लेते हैं पार्टनर अपनी अपनी, बोनस ले लेते हैं अपने अपने, फिर जो प्रॉफिट बचता है उसको बांटते हैं। तो उस कंसेप्ट को हम रेजिडुअल प्रॉफिट नाम दे सकते हैं। जस्ट लाइक पार्टनरशिप फॉर्म, कि पहले आप स्पेसिफाइड पेमेंट्स कर दो, जिन जिन को सैलरी देनी है पार्टनर्स को उनको सैलरी दे दो, जिन जिन को कमीशन देना उनको कमीशन दे दो, जिन जिन को बोनस देना बोनस दे दो, आफ्टर डेट जो बचेगा उसको बांट लेंगे। तो वो ही यहाँ पे है, जिसमें पहला बोला गया है क्या करेंगे आप, कैलकुलेट कंबाइंड प्रॉफिट। सबसे पहले तो कंबाइंड प्रॉफिट निकालेंगे उस प्रोजेक्ट का, उसके बाद पेमेंट टू पार्टीज एट स्पेसिफाइड रेट्स, जो भी उन्होंने म्यूचुअल एग्रीमेंट से रेट डिसाइड की होगी वो। और तीसरा, डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन और चौथा है डिस्ट्रीब्यूट रेजिडियल प्रॉफिट अमंगस्ट ऑल पार्टीज। बोलिए, सही है बात? समझ गए? ये हमारा प्रॉफिट स्प्लिट मेथड है। एक बार समझ गए तो बता दो, फिर एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। समझ गए तो बता दो, फिर मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ बेटा इसका। क्वेश्चन आपके सामने है, देखो पढ़ते हैं इसको एक बार। नोट करना है? हाँ नोट कर लेना, अभी मैं देता हूँ आपको टाइम। आप एक काम करो ना, स्क्रीनशॉट ले लो। ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो।
पहले तो ये ले लो, पहले तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों तरीके की प्रॉफिट अप्रोच का जिसको लेना हो। चलिए तो बाद ये ले लो, ये लो, डन। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। NBR मेडिकल इक्विपमेंट, NBR मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी ऑफ कनाडा, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। NBR है कनाडा की कंपनी, एंड रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम ए लीडिंग कंपनी ऑफ यूके। यूके की एक कंपनी से इसको क्या मिला, ऑर्डर मिला, फॉर डेवलपमेंट of high-tech medical equipment which will integrate the best of software and latest medical examination tool to meet the varied requirement। मतलब टेक्नोलॉजी को और इक्विपमेंट वगैरह को मिला के एक कुछ बनाना चाहते हैं जिससे कि सारी रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल हो सके। द ऑर्डर वॉज फॉर ₹3 लाख, 3 लाख यूरो का ये ऑर्डर है। To execute this order, NBR joined hands with its subsidiary PCI of USA। ध्यान से समझो कौन कौन पार्टी आ गई रोल में। NBR ऑलरेडी थी कनाडा, इसकी सब्सिडी है PCI, ठीक है, और PCI कहाँ की है, USA की है। और बायो इन्फॉर्मेटिक इंडिया लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी, BIL के नाम से एक इंडियन कंपनी है। ठीक है, ये इसकी सब्सिडी है। और आगे लिखा है PCI होल्ड 30% ऑफ BIL। तो क्या ये दोनों एसोसिएट हो गए आपस में? ठीक है, तीनों ही हो गए वैसे, क्योंकि सब्सिडी की होल्डिंग भी तो वो हो गई ना। ठीक है, आगे क्या लिखा है वो देखिए। NBR पेड टू PCI एंड BIL। जब प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो इन्होंने कैसे पेमेंट किया? NBR ने 90,000 यूरो तो दिए PCI को, और 1 लाख यूरो दिए इंडियन को। बोलो सही है? बायो इन्फॉर्मेटिक इंडिया, मतलब इंडिया वाली जो कंपनी है, उसने कॉस्ट इंकर्ड की कितनी? 80,000 की। ठीक है, द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ NBR, PCR एंड BIL इस प्रोजेक्ट में, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें जो कंट्रीब्यूशन है इसका, इसका और इसका वो दे रखा है आपको। NBR का है 30%, PCI का भी 30% एंड BIL का 40%। बता दो सारी इंफॉर्मेशन हमने लिख दी क्या? एक बार ये बता दो मुझे, क्या हमने सारी इंफॉर्मेशन पुट अप कर दी है? क्या हमने सारी इंफॉर्मेशन पुट अप कर दी है बेटा? ठीक है,
अच्छा प्रॉफिट नहीं लिखा, चलो प्रॉफिट लिखा है 1,00,000 यूरो, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। दक्षिता कह रही है प्रॉफिट नहीं लिखा, ये लो बेटा प्रॉफिट 1,00,000 यूरो का। ठीक है, अब मुझे एक बात बता दो, हमें सिर्फ इंडियन कंसेंट से मतलब है ना? सॉल्यूशन में सारा दिखा हुआ है, वो आपको मैं दिखा दूंगा, अब देख लेना। मुझे बता दो इंडियन कंसर्न को क्या क्या मिलना चाहिए था, कोस्ट के रिगार्डिंग कितना पैसा मिलना चाहिए था इंडियन कंसर्न को, रिगार्डिंग द कोस्ट इंडियन कंसर्न को क्या क्या मिलना चाहिए था? 80,000 प्लस 80,000, क्यों भाई, किस खुशी में? कोस्ट के लिए तो 80,000 ही मिलेंगे ना, 80,000 ही तो खर्चा किया उसने। अच्छा प्रॉफिट के लिए कितना मिलना चाहिए? प्रॉफिट के लिए 40,000, क्योंकि 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो टोटल कितना मिलना चाहिए था? 1,20,000 यूरो, सही बोल रहा हूँ? अच्छा मिला कितना? ये आ गई हमारी ALP, मिला कितना? 1,00,000 यूरो, तो इसका मतलब 20,000 यूरो का इंक्रीमेंट हो जाएगा। बस 20,000 यूरो का इंक्रीमेंट हो जाएगा। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो। कोई भी डाउट है तो बोल दो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, क्वेश्चन नंबर 12 है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। एग्जाम में इतना ही करना, पर थोड़ा सा सही रूप में, ये मैंने समझाने के लिए ऐसी समरी बनाई है। समरी तो आपको बनानी है, प्रेजेंटेशन में बता रहा हूँ कैसा करना है। यहाँ पे देखेंगे, देखिए वर्ड शीट में देखेंगे एक बार, देखिए देख पा रहे हैं, शेयर ऑफ ईच इन एसोसिएट वैल्यू ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर में किसकी कितनी कितनी शेयरिंग थी। 1,00,000 दिया इंडिया वाले को, 90,000 दिया PCI वाले को, तो बच गया कितना भाई? 1,10,000। 3,00,000 यूरो में से इन दोनों को इतना इतना दे दिया, तो ऑटोमेटिक इसके पास कितना बच गया? 1,10। एक तो ये प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। प्रॉफिट में शेयर कितना कितना है 1,00,000 में से? 40% इसका, 30% इसका, 30% इसका, तो ये भी प्रेजेंट कर सकते हैं आप।